darker the night, the deeper the secrets hidden within. नमस्ते और हमारी इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं साल 2014 की और शहर है लखनऊ। सोचिए, एक आधुनिक शहर जो अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है और उसकी रातों में अचानक एक सदी पुरानी कोई किंवदंती जिंदा उठती है। हमारे पास जो लेख है उसका शीर्षक है लखनऊ की रातों का चमकीला आतंक। और ये कोई एक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई अलग अलग लोगों के अनुभवों का एक सिलसिला है जिन्होंने शहर में एक अजीब, खतरनाक और समझ से परे जीव को देखने का दावा किया। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ें और समझे कि उन रातों में लखनऊ की गलियों में असल में हुआ क्या था। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये इस बात की भी पड़ताल है कि जब हमारा सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता, तो हम इंसान क्या करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे हर एक गवाह का बयान पहेली का एक नया टुकड़ा सामने रखता है। कहानी एक रहस्यमयी रोशनी से शुरू होती है, लेकिन बहुत जल्द एक ऐसी हकीकत में बदल जाती है जिसका सामना करने के लिए पूरा शहर मजबूर हो जाता है। चलिए तो पहली घटना से शुरू करते हैं। हाँ, जहाँ से ये सब शुरू हुआ। कहानी का जो पहला किरदार है वो एक सेल्समैन है, योगेश गुप्ता। अच्छा। साल 2014 की एक सर्द रात थी और घड़ी में करीब 1 बज रहा था। देर रात। हाँ बिल्कुल। हजरतगंज से वो लौट रहे थे, सड़कें करीब करीब खाली थी। तभी उनकी नजर सड़क के पार एक पुरानी वीरान सी सरकारी इमारत पर पड़ी। और बस यहीं से उस खौफ की शुरुआत होती है जो अगले कई दिनों तक शहर पर छाने वाला था। हाँ, उन्होंने इमारत की छत पर एक बहुत तेज जलती हुई रोशनी देखी। वो टिमटिमा रही थी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा जो टॉर्च जलाकर कुछ देख रहा होगा। हाँ, एक आम बात है। आम बात है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी आम नहीं था। वो रोशनी अचानक बिना किसी आवाज के हवा में सैकड़ों फीट ऊपर उछली। बिल्कुल। मतलब जैसे किसी ने फेंका हो। नहीं, बस उछली और फिर सीधे सामने वाली दूसरी इमारत की छत पर जा गिरी। मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत दिलचस्प है। डर जब तक निराकार रहता है, जैसे कि सिर्फ एक रोशनी, तब तक वो एक अनजानी पहेली होता है। हमारा दिमाग खाली जगहों को खुद भरता है और अक्सर सबसे बुरे ख्यालों से। वो पूरी तरह से हैरान थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पुकारा भी, कौन है वहाँ? और कोई जवाब नहीं आया होगा। कोई जवाब नहीं, बल्कि वो रोशनी उनके सिर के ठीक ऊपर से गुजरकर अगले मकान पर उतर गई। लेख में इस पल का जिक्र बहुत अजीब ढंग से किया गया है, मानो वह किसी अदृश्य पंखों पर उड़ रही हो। यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये कि पहली घटना में जीव का कोई आकार नहीं दिखता, सिर्फ रोशनी दिखती है। डर की शुरुआत किसी दैत्य से नहीं, बल्कि एक अनजानी, समझ से परे रोशनी से होती है। और यही अनिश्चितता डर को और बढ़ा देती है। बिल्कुल। ये एक ऐसी पहेली की नींव रखता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। और ये पहेली अगली ही रात और भी ज्यादा खौफनाक रूप लेकर सामने आई। कहानी का अगला सिरा जुड़ता है एक पुराने और सम्मानित चिकित्सक डॉक्टर ओमकार लाल से। और यहीं पर कहानी पूरी तरह बदल जाती है ना? हाँ, अब तक ये सिर्फ एक अनजानी रोशनी थी, लेकिन अब उसे एक शरीर मिलने वाला था। बिल्कुल। और क्या खौफनाक शरीर था। एक चौंधियाने वाली रोशनी ने उनकी नींद तोड़ दी। वो रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी और इतनी तेज थी कि उन्हें फौरन पिछले दिन की घटना, योगेश गुप्ता की कहानी, हाँ, योगेश की कहानी याद आ गई। उन्होंने अपनी पिस्तौल उठाई और ये देखने के लिए बाहर निकले कि आखिर माजरा क्या है। 1 मिनट के लिए सोचिए, आप आधी रात को उठते हैं, हाथ में पिस्तौल है और बाहर कुछ ऐसा है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। उनके भी होश उड़ गए। क्लिनिक की दीवार से चिपका हुआ अंधेरे में एक विशाल आकार लटका था। आकार? मतलब कैसा? शरीर की बनावट इंसान जैसी थी, पर वो इंसान नहीं था। कहानी में इस बात का जिक्र है कि उसके पंख किसी शिकारी पक्षी से कई गुना बड़े थे। चेहरे पर एक लंबी मुड़ी हुई चोंच थी। चोंच? हाँ, चोंच। और पंखों के सिरों पर नुकीले पंजे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसके माथे पर उभरा हुआ एक भोंथरा सींग। और रोशनी वहीं से आ रही होगी। बिल्कुल, वही चमकीली अलौकिक रोशनी। ये विवरण कहानी को एक नया मोड़ देता है। अब ये सिर्फ एक अनजानी रोशनी नहीं, बल्कि एक शरीर वाला जीता जागता जीव है। डॉक्टर का विवरण बहुत साफ है। पंख, चोंच, पंजे और रोशनी का स्रोत, यानी वो सींग। अब हम सिर्फ एक रोशनी का पीछा नहीं कर रहे हैं। नहीं, अब हम एक दैत्य का सामना कर रहे हैं। और डॉक्टर ओमकार ने भी उसका सामना करने का फैसला किया। उन्होंने डर और गुस्से में उस पर गोली चला दी। लेकिन क्या उसका कोई असर हुआ? जवाब में उस जीव ने हमला नहीं किया, बल्कि उसके सींग से निकल रही रोशनी अचानक इतनी तेज हो गई कि डॉक्टर साहब कुछ पलों के लिए पूरी तरह अंधे हो गए। मित कर दिया।
उसे अक्षम बना दिया। हाँ, लेकिन डॉक्टर रुके नहीं। उन्होंने अंधेरे में ही अंदाजे से 4 और गोलियां चलाईं। और फिर इसके बाद वो दैत्य एक भयानक चीख मारते हुए रात के अंधेरे में उड़ गया। अगली सुबह जब जांच की गई तो दीवार पर सिर्फ कुछ गहरी खरोंचें थीं। और गोलियों का कोई निशान? कुछ नहीं। गोलियों का या उस जीव का कोई और निशान नहीं था। उसे कोई चोट नहीं आई थी। गोलियों का कोई असर न होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या वो जीव सच में ठोस था या किसी और चीज का बना था? या शायद उसकी त्वचा? हाँ, या तो त्वचा इतनी मजबूत थी कि गोलियां भी उसे भेद नहीं सकीं। ये उसकी अलौकिक शक्ति का पहला सबूत है, जो उसे इंसानी हथियारों की पहुंच से बाहर बनाता है। और ये खौफ यही नहीं रुका। डॉक्टर ओमकार की चलाई गोलियों की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि शहर के दूसरे कोने में उसी रात उसी रात एक पुराने बैंक के अंधेरे गलियारे में यह खौफ एक नया शिकार ढूंढ रहा था। बैंक में तैनात सिक्योरिटी गार्ड चंद्रपाल दत्त की नींद एक डरावनी घुटी हुई गड़गड़ाहट से खुली। तो एक ही रात में 2 अलग-अलग जगहों पर घटना हुई। इससे ये साफ हो जाता है कि वो जीव शहर में सक्रिय रूप से घूम रहा था। हाँ, और चंद्रपाल ने भी खिड़की की ओर देखा और वहां वही तेज प्रकाश उनकी आंखों में चुभ गया। और उन्होंने भी प्रकाश के बीच एक चेहरा देखा। लेकिन एक मिनट, यहाँ कुछ अजीब है। क्या? उसका विवरण डॉक्टर ओमकार के विवरण से थोड़ा अलग था। लेख कहता है, लंबा थूथन, तेज दांत और बिल्कुल निर्जीव पथरीली आंखें। थूथन और दांत, लेकिन डॉक्टर ने तो एक चोंच का जिक्र किया था। हाँ, ये तो 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। ये एक अहम सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि डर की वजह से गवाहों की याददाश्त ने उन्हें धोखा दिया? या फिर क्या? यहाँ पर कोई तर्कवादी ये भी कह सकता है कि शायद ये किसी बड़े उल्लू या चमगादड़ को लेकर फैला वहम था। ये मुमकिन है, क्योंकि डर हमारी धारणा को बदल देता है। लेकिन कहानी में आगे जो हुआ वो इस वहम वाली थ्योरी को कमजोर कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि इस बार वो जीव अपने पीछे एक ठोस सबूत छोड़ गया। चंद्रपाल ने भी वही किया जो कोई भी अपनी जान बचाने के लिए करता। उन्होंने बंदूक चलाई, खिड़की का शीशा टूट गया, पर वो साया गायब हो गया। लेकिन इस बार कुछ पीछे रह गया। हाँ, सुबह जब बाहर मिट्टी में देखा गया तो वहाँ 3 उंगलियों वाले विशाल पैरों के निशान थे। पैरों के निशान? और वो निशान इतने गहरे थे कि जब उनमें प्लास्टर भरने की कोशिश की गई तो वो भी टिक नहीं पाया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अब हमारे पास पहला भौतिक सबूत है, पैरों के निशान। सही बात है। ये निशान कहानी को सिर्फ दिमागी वहम या डर से उपजी कल्पना होने की संभावना से निकालकर एक हकीकत की जमीन पर ले आते हैं। ये साबित करते हैं कि कोई भारी भरकम चीज वहाँ मौजूद थी। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, चेहरे का अलग विवरण एक नया सवाल खड़ा करता है। क्या शहर में एक से ज्यादा ऐसे जीव थे? ये रहस्य को और गहरा कर देता है। और इसके बाद आतंक की तीसरी रात आई। इस बार जगह थी चौक इलाका और गवाह थे एक हार्डवेयर दुकानदार, ओम प्रकाश वैद्य। उनकी नींद एक कर्कश, कानों को चुभने वाली ध्वनि से टूटी। जब उन्होंने बाहर झांका तो देखा कि टेलीफोन के खंबे पर एक काली आकृति बैठी है। तो अब ये जीव इंसानी बस्तियों के और भी करीब आ रहा था। पहले इमारतों की छत, फिर क्लिनिक की दीवार और अब एक टेलीफोन का खंभा। जैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा हो, या शायद वो कुछ ढूंढ रहा था। ओम प्रकाश ने भी अपनी बंदूक से निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाते, उस जीव ने अपने पंख फैलाए और एक असहनीय दम घोटने वाली गंध छोड़ी। गंध? हाँ, वो गंध इतनी तेज थी कि ओम प्रकाश खांसते हुए अपने घुटनों पर गिर पड़े। उनका दम घुट रहा था। अच्छा। और जब तक वो संभल पाते, वो काली आकृति धीमी गति से उड़ते हुए पुरानी झांसी रोड के पास एक जर्जर बंद पड़ी कोयला खदान की तरफ चली गई। यहाँ हमें उस जीव के एक और हथियार के बारे में पता चलता है, एक तरह का रासायनिक हमला, जहरीली गंध। सही। ये दिखाता है कि वो सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि जैविक रूप से भी खतरनाक था। और सबसे जरूरी बात, उसके ठिकाने का सुराग। बिल्कुल, हमें पहली बार उसके ठिकाने का सुराग मिलता है, वो कोयला खदान। अब ये आतंक हवा में नहीं बल्कि एक तय जगह पर सिमट रहा था। अब दुश्मन का एक पता था। और इसी सुराग ने कहानी को उसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचाया। शहर में तो हड़कंप मच गया होगा। बहुत ज्यादा। एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं से लोग दहशत में थे। सुरक्षा बल बुलाए गए और डरे हुए स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए। और खदान के बारे में क्या पता चला? जब खदान के संचालक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से बंद पड़ी सुरंगों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। लेकिन उसने सोचा कि ये सिर्फ पुरानी मशीनरी या हवा की आवाज होगी। मतलब इसे नजरअंदाज कर दिया। हाँ, नजरअंदाज कर दिया। यानी वो जीव या जीव समूह
उस जगह पर पहले से ही मौजूद थे, बस अब किसी वजह से बाहर निकलना शुरू हुए थे। बिल्कुल। उस रात खदान पर पहरा बिठाया गया और तब एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। क्या? एक ऐसी बात जिसने चंद्रपाल दत्त के बयान को सही साबित कर दिया। खदान से एक नहीं बल्कि 2 जीव बाहर निकले। 2? तो वो थूथन और टोच वाली बात? शायद इसीलिए अलग थी। पूरी रात के बाद जब सुबह वो दोनों वापस लौटे तो पहले से तैयार लोगों और सुरक्षा बलों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। ये आखिरी टकराव था इंसान और उन रहस्यमयी जीवों के बीच। एक तरफ आधुनिक हथियार, दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। और नतीजा हैरान करने वाला था। जैसा कि उस लेख में बताया गया है, गोलियां उनके शरीर में धंसने के बजाय हवा में ही मुरझाती हुई दिखीं, जैसे वे किसी असली शरीर को छू ही नहीं रही। मतलब पूरी तरह बेअसर? पूरी तरह बेअसर। जवाब में उन दोनों जीवों ने एक साथ चीख निकाली, वही जहरीली, दम घुटने वाली गंध छोड़ी और वापस खदान की गहरी सुरंगों में घुस गए। ये टकराव इस बात की पुष्टि करता है कि उनकी शारीरिक बनावट हमारी समझ से परे है। गोलियों का इस तरह बेअसर होना दिखाता है कि वो या तो भौतिक नियमों से परे हैं या उनका शरीर किसी और ही चीज का बना है। हाँ, किसी ऐसे पदार्थ का जिसे हम नहीं जानते। ये किसी मजबूत कवच जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे उनका शरीर पूरी तरह से ठोस ही ना हो। शहर में एक अजीब सा माहौल था। कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ गुस्से में। और प्रशासन ने क्या किया? सुरक्षा बलों और स्थानीय नेताओं के बीच एक लंबी बहस चली। क्या अंदर जाकर उनका सामना करना चाहिए या फिर उस खतरे को हमेशा के लिए दफना देना ही एकमात्र रास्ता है? आखिरकार डर जीत गया। हाँ, लोगों के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने इंतजार नहीं किया। ये एक तरह से हार मानने जैसा था। जब आप अपने दुश्मन को हरा नहीं सकते, जब आपके हथियार और विज्ञान फेल हो जाते हैं, तो आप उसे दफना देते हैं। उन्होंने सुरंग के मुंह पर डायनामाइट लगाकर एक जोरदार धमाका किया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। हमेशा के लिए? हाँ, मलबे ने उस रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया। इसके बाद 11 दिनों तक खोजबीन चली। आसपास के इलाकों में निगरानी रखी गई, पर अंदर से न कोई आवाज आई, न कोई परछाई दिखी। तो खत्म हो गया? ऐसा लगा जैसे वो खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो हमने देखा कि कैसे एक रहस्यमयी रोशनी से शुरू हुई बात 2 दैत्यों के एक खदान में दफन होने पर खत्म हुई। हमारे पास कई गवाह हैं। योगेश गुप्ता, डॉक्टर ओमकार लाल, चंद्रपाल दत्त और ओम प्रकाश वैद्य। हमारे पास पैरों के निशान जैसा भौतिक सबूत है। और एक पूरे समुदाय की प्रतिक्रिया है जिसने उस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की। लेकिन क्या वो खतरा सच में खत्म हो गया? कहानी का अंत एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाता है। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि कभी-कभी रात में खदान के पास से वही रोशनी उठती है जैसे कोई सींग फिर चमका हो। जिसका मतलब है कि वो शायद मरे नहीं। बिल्कुल। कहानी इस विचार पर खत्म होती है कि वो मरे नहीं बल्कि बस सो रहे हों। ये तो और भी डरावना है। हाँ, यह हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ देता है। जब आधुनिक विज्ञान और हथियार एक ऐसी चीज के सामने नाकाम हो जाते हैं, तो हमारा आखिरी उपाय उसे दफना देना होता है। पर अगर वो सिर्फ सो रहे हैं, तो सवाल ये नहीं है कि वो कब जागेंगे। सवाल ये है कि वो दोबारा जागने के लिए किस आवाज का इंतजार कर रहे हैं। शायद हमारे अपने अहंकार के टूटने की आवाज। Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.